नमस्कार दोस्तों, स्टडी बडीज में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के बारे में। इसी से जुड़ा हुआ एक टॉपिक और है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। इसे ब्रीफ में डिस्कस करेंगे कि ब्लू रेवोल्यूशन क्या होता है। तो अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमारे चैनल स्टडी बडीज को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आइए अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। कंटेक्स्ट क्या है? यूनियन कैबिनेट ने अभी अपना अप्रूवल दिया है कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का इम्प्लीमेंटेशन किया जाए। तो पहले कुछ वर्ड्स के बारे में जान लेते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री जी के नाम से ये योजना चलाई जा रही है। मत्स्य का मतलब होता है मछली, संपदा का मतलब होता है ये एक वेल्थ के रूप में है। ठीक है, काफ़ी बड़ी संख्या में जो लोग हैं मछली पालन करते हैं, जो है मछलियाँ पकड़ते हैं, मछुआरे हैं, तो उनके लिए ये फिशिंग इंडस्ट्री के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण योजना है। इस बारे में जानते हैं आगे। देखिए, भारत के मैप में हम ये देखते हैं कि जो 9 स्टेट्स हैं, 9 स्टेट्स हैं, इनकी जो कोस्ट लाइन है वो काफ़ी बड़ी है। जो 5 स्टेट्स हैं वो वेस्टर्न साइड पर हैं और जो 4 स्टेट्स हैं वो ईस्टर्न साइड पर हैं। 5 स्टेट्स कौन से हैं वो देख लेते हैं। वेस्टर्न साइड पे गुजरात, महाराष्ट्र, तीसरा गोवा, चौथा कर्नाटका, पांचवा केरला। ठीक है, ईस्टर्न साइड के देख लेते हैं। जो कोस्टल एरियाज हैं, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और साथ साथ में वेस्ट बंगाल। अगर इतनी बड़ी कोस्ट लाइन होगी हमारे यहाँ पर, तो फिशिंग इंडस्ट्री भी काफ़ी बड़ी लेवल पर यहाँ पर स्टैब्लिश होंगी। ये देख लेते हैं कि जो भारत की कोस्ट लाइन है, इसके कोस्ट में जो इम्पोर्टेंट मैरीन फिशिंग सेंटर्स हैं उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि इस जगह पर ये जो है फिशिंग सेंटर्स डेवलप हुए हैं। फिशिंग इंडस्ट्रीज यहाँ पर हैं और काफ़ी बड़ी संख्या में जो मछुआरे हैं वो इंडिविजुअली भी जो है मछली पालन मछली पकड़ते हैं और उसको जो है इंडस्ट्रीज में बेचते हैं या वहाँ की मंडियों में बेचते हैं। स्कीम को आगे डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड जानते हैं। देखिए, भारत में फिशरीज और एक्वाकल्चर जो है एक इंपॉर्टेंट सोर्स है फूड का, न्यूट्रिशन का, एम्प्लॉयमेंट का और इनकम का। जैसे कि मैंने आपको यहाँ दिखाया है कि जो कोस्टल एरियाज हैं जो हमारे भारत के, वहाँ पर फिशिंग इंडस्ट्री से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली काफ़ी करोड़ों की संख्या में जो लोग जो हैं जुड़े हुए हैं। तो मैं आपको एक छोटी सी बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि फिशरीज और एक्वाकल्चर में डिफरेंस क्या होता है। देखिए, फिशरीज का मतलब होता है मत्स्य पालन या सीधा मछली को पकड़ना और मार्केट में बेच देना। ठीक है, या मछली को धीरे धीरे बड़ा करना और उसको जो है मतलब उत्पादन करना और उसको मार्केट में बेच देना। एक्वाकल्चर थोड़ी ब्रॉड टर्म है। एक्वाकल्चर में क्या होता है, जितने भी एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल्स हो, तो उनकी फार्मिंग की जाती है। ठीक है, उनकी कल्टीवेशन की जाती है। फार्मिंग और कल्टीवेशन करने के बाद उसको डायरेक्टली जो है मार्केट में बेच दिया जाता है और सीधा एंड कंज्यूमर तक पहुंचता है। तो फिशरीज और एक्वाकल्चर भारत में इंपॉर्टेंट सोर्स है फूड, न्यूट्रिशन, एम्प्लॉयमेंट और इनकम का। ये जो सेक्टर है करीब करीब जो है 2 करोड़ लोगों को, जो फिशर्स हैं और फिश फार्मर्स हैं, उनको रोजगार दे रहा है। और ये तो प्राइमरी लेवल की बात की है हमने। देखिए, आप इस बात को समझिए कि देखिए फिशिंग की जो कल्टीवेशन होती है ना, सबसे पहले जो है यहाँ से ये वैल्यू चेन स्टार्ट होती है। वैल्यू चेन में क्या होता है, सबसे पहले जो है फिशिस की जो है हैचिंग की जाती है, नर्सिंग की जाती है, मतलब जो मत्स्य का उत्पादन किया जाता है। फिर उसके बाद ये जो वैल्यू चेन चलती है और ये एंड में कंज्यूमर तक पहुंचती है। इस कंज्यूमर तक शुरुआत देखिए, उत्पादन यहाँ से लेकर और यहाँ कंज्यूमर तक पहुँचने में जितने भी लोग बीच में जुड़े हुए हैं उसको हम बोलते हैं वैल्यू चेन। मतलब यहाँ पर जो है हैचिंग हुई, नर्सिंग हुई, इसके बाद जो है फीड स्टॉक जो है जो फीडिंग की जाती है फिशेस को, वो हो जाती है। इसके अलावा आप ये देख सकते हैं, जब जो है फिशेस को पकड़ा जाता है और वो अगले लेवल तक पहुँचाया जाता है और उसके बाद जो है पोस्ट हार्वेस्टिंग के बाद उसको कोल्ड स्टोरेज में रखा जाता है। कोल्ड स्टोरेज के बाद जो है मतलब वहाँ से जो है आगे रिटेल चेन में जाती है। रिटेल में जो लोग जुड़े हुए हैं, तो ये पूरी की पूरी जो वैल्यू चेन है, इसमें करीब 4 करोड़ के आसपास जो लोग हैं वो जुड़े हुए हैं। 2 करोड़ तो डायरेक्टली फिशर्स हैं और फिश फार्मर्स हैं और उसके डबल जो है इस वैल्यू चेन से जुड़े हुए हैं। तो काफ़ी बड़ी संख्या में जो है ये लोगों को रोजगार प्रदान कर रही है ये इंडस्ट्री। फिश जो है एक अफोर्डेबल और रिच सोर्स है प्रोटीन का। देखिए, भारत में हंगर और मालन्यूट्रिशन की समस्या हमेशा से बनी रही है, तो ये जो है प्रोटीन का रिच सोर्स है फिश जो है, तो ये उसे दूर की जा सकती है। हम स्कीम को डिस्कस करते हैं, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। ये एक ऐसी स्कीम है जो कि ब्लू रेवोल्यूशन को लेकर आएगी। देखिए, सबसे पहले हमें स्कीम को जानने से पहले ब्लू रेवोल्यूशन को जानना ज़रूरी होगा, क्योंकि इसके बिना जो है हम स्कीम को नहीं समझ पाएंगे। तो सबसे पहले ये जानते हैं ब्लू रेवोल्यूशन। देखिए, जो भी ब्लू का मतलब होता है पानी,
जो भी फिशिंग से जुड़ी हुई जो इंडस्ट्री है, जो एक्वेटिक जो एक्वाकल्चर से जुड़ी हुई जो इंडस्ट्री है, उसको ब्लू रेवोल्यूशन के अंतर्गत ला दिया गया है। इस बात को ध्यान से समझिएगा। जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन में जितनी जो है मतलब फसलों का उत्पादन आ जाता है, इसी तरह से ब्लू रेवोल्यूशन में ये एक्वाकल्चर, मत्स्य पालन, ये सब कुछ आ जाता है। ब्लू रेवोल्यूशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ऐसा एफर्ट है जिससे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती है फिशिंग को प्रमोट करना, क्योंकि काफ़ी बड़ी संख्या में जो लोग इस पे जो है जुड़े हुए हैं इस इंडस्ट्री से। और जो फार्मर्स हैं उनकी इनकम को भी तो डेवलप करने की का जो है हमारी सरकार का एक मतलब उद्देश्य है। जो फार्मर्स हैं, फार्मर्स के पास तालाब होते हैं, तो फार्मर्स जो हैं फार्मिंग के साथ साथ उससे जुड़ी हुई जो एक्टिविटीज़ हैं उससे भी तो पैसा कमा सकते हैं। जैसे फार्मर्स के पास इस तरह के तालाब होते हैं, यहाँ पे मछली पालन की जा सकती है और साथ साथ खेती के साथ साथ जो है और एक्स्ट्रा इनकम कमाई जा सकती है। ब्लू रेवोल्यूशन रेफर करता है एक ऐसा एक्सप्लोसिव ग्रोथ चाहिए हमारे को एक्वाकल्चर इंडस्ट्री में, क्योंकि हमारी सरकार का ये एफर्ट है कि जो सी फूड का जो आउटपुट है और जो एक्सपोर्ट है उसको बढ़ाया जाए, साथ साथ में प्रमोट किया जाए सस्टेनेबल एक्वाकल्चर। मैं आपको बता देता हूँ, देखो सी फूड का मतलब ये होता है जो भी सी से हमें ऐसी चीज़ें मिल जाएं जो भी इंसान खा सकता है, ठीक है, उसको सी फूड कह सकते हैं। ठीक है, इसमें माइक्रो एल्गाई भी आती हैं, फिशेस भी आती हैं और बाकी एक्वेटिक एनिमल्स भी आते हैं। साथ साथ में प्रमोट करना है सस्टेनेबल एक्वाकल्चर, ऐसी सस्टेनेबल एक्वाकल्चर जिससे कि वो लंबे समय तक चले। और इसी वजह से गवर्नमेंट ने जो है एक इंडिपेंडेंट मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज का भी जो है मतलब गठन किया था। जो बजट 2019-20 की अगर हम बात करें, गवर्नमेंट ने करीब करीब 3737 करोड़ रुपए जो है इसके लिए जो है एलोकेट किए थे और जो है नई मिनिस्ट्री का जो है गठन भी किया था, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग का। थोड़ा सा इसके बारे में और जानते हैं। ब्लू रेवोल्यूशन भारत में पहली बार कब आया, इसका थोड़ी सी हिस्ट्री जान लेते हैं। इसको लॉन्च किया गया था 7 5 ईयर प्लान के अंतर्गत। 7 5 ईयर प्लान जो है 1985 से लेकर 1990 के बीच में चला था, ठीक है। और गवर्नमेंट के द्वारा स्पॉन्सर्ड किया गया था फिश फार्मर्स डेवलपमेंट एजेंसी के द्वारा। देखिए, फिश फार्मर डेवलपमेंट एजेंसी का काम ये था कि जितने भी फार्मर जो फिशिंग इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं या फिशिंग से जुड़े हुए हैं उनकी डेवलपमेंट की जाए। और उसके बाद 8 5 ईयर जो प्लान है वो 1992 से 1997 के बीच में आया। आप ध्यान रखिएगा, पहला 7th आया 1985 से 1990 के बीच में। और उसके बाद जो है 1990 में हुआ क्या था, एक हमारे देश में बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आ गया था। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस के बाद जो है हमारा देश जो है काफ़ी आर्थिक रूप से मतलब यहाँ पे संकट आ गया था। तो हमने एलपीजी की पॉलिसी अपनाई थी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। इसमें बड़ी बड़ी जो बाहर की जो एमएनसीज थी उनको भारत में एंट्री दे दी गई थी। तो 8 5 ईयर प्लान जो 1992 से 1997 के बीच में चलता है, वहाँ पर हम इंटेंसिव मैरीन फिशरीज प्रोग्राम चलाते हैं। इसमें हम कोलैबोरेशन करते हैं एमएनसीज के साथ और हम क्या करते हैं, फिशिंग हार्बर्स को इस्टेब्लिश करते हैं। ट्यूटिकोरिन, पोरबंदर, विशाखापट्टनम, कोची और पोर्ट ब्लेयर में हम इसको इस्टेब्लिश करते हैं। और काफ़ी रिसर्च सेंटर भी इस्टेब्लिश किए जाते हैं जिससे कि हम अपनी जो फिशेस की जो स्पीसीज है उनका इम्प्रूवमेंट कर सके। आइए अब अपनी जो है स्कीम को समझते हैं। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, ये एक ऐसी स्कीम है जो कि ब्लू रेवोल्यूशन को लेकर आएगी। इसका सिंपल सा मकसद ये है कि सस्टेनेबल और रिस्पॉन्सिबल डेवलपमेंट की जाए फिशरीज का जो सेक्टर है उसकी भारत के अंदर। स्कीम इंप्लीमेंटेड की जाएगी 5 सालों के लिए, 2020-21 से लेकर 24-25 तक इसका इंप्लीमेंटेशन होगा, ठीक है। और साथ साथ में हम ये देखते हैं इसकी नोडल मिनिस्ट्री कौन रहेगी, जिस बारे में हमने अभी बात करी थी, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। एनिमल हस्बेंड्री को इससे जोड़ा गया क्योंकि फार्मर की इनकम को इससे डबल करना है और एनिमल हस्बेंड्री के द्वारा भी फार्मर जो है अपने लाइफ स्टॉक को जो है मतलब वहाँ पे पशुपालन कर सकता है और वहाँ से इस चीज़ को, देखिए फार्मर्स की इनकम को अगर हमें बढ़ाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा। पहली बात है जो उसके खेत हैं तो उसके साथ साथ उसको बाकी एक्टिविटीज़ के बारे में बताना होगा। अगर वो साथ में जो है पशुपालन करता है या जो डेयरिंग करता है तो उससे जो है फार्मर्स की इनकम डबल हो सकती है। इस स्कीम के 2 सेपरेट कंपोनेंट हैं। पहली बात है सेंट्रल सेक्टर स्कीम और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। इस बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, मैं उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहें तो वो देख सकते हैं, आपके कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। सेंट्रल सेक्टर स्कीम का मतलब होता है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के सेक्टर की स्कीम है। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट 100% फंडिंग करती है और सेंट्रल गवर्नमेंट ही इंप्लीमेंट करती है। अब ध्यान रखिएगा, वर्ड्स पे जाइए। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम,
स्पॉन्सर्ड का मतलब होता है सेंट्रल गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड कर रही है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट इंप्लीमेंटिंग एजेंसी नहीं होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट फंडिंग को स्पॉन्सर्ड करेगी। किसी में 60% करती है, किसी में 40% करती है, इस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड करती है। इस पूरी स्कीम में इन्वेस्टमेंट जो टोटल होगी वो 20,050 करोड़ की होगी। सेंट्रल गवर्नमेंट का शेयर रहेगा उसमें 9407 करोड़ का, स्टेट गवर्नमेंट का शेयर रहेगा 4880 करोड़ का, और जो बाकी बेनिफिशियरीज होंगे जो इंडिविजुअल या ग्रुप होंगे उनका शेयर रहेगा 5763 करोड़ रुपए का। आइए आगे इस बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, ये अम्ब्रेला स्कीम है। इसका इम्प्लीमेंटेशन जो है इसके दो सेपरेट कंपोनेंट है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। ठीक है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम को भी दो भागों में बांटा गया है। इन दोनों ही को मतलब सेंट्रल सेक्टर स्कीम और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम को दो भागों में बांट दिया गया है। एक तो है नॉन बेनिफिशियरी ओरिएंटेड और बेनिफिशियरी ओरिएंटेड। नॉन बेनिफिशियरी ओरिएंटेड का मतलब होता है जहां पे इंडिविजुअल और जो ग्रुप है, इंडिविजुअल या ग्रुप डायरेक्टली बेनिफिशियरी नहीं है। यहाँ पे बेनिफिशियरी ओरिएंटेड में क्या होगा, जो इंडिविजुअली और ग्रुप जो है वो डायरेक्टली बेनिफिशियरी है इसका। ठीक है, वो कोई यूनिट लगाता है, कोई भी जो है प्रोजेक्ट सेटअप करता है तो वो डायरेक्टली बेनिफिट इससे उठा रहा है। मैं आपको इस पर थोड़ा सा और बता देता हूँ कि जो इसके कंपोनेंट इसको हमने दो भागों में तो बांट दिया, इसमें जो सब कंपोनेंट्स या एक्टिविटीज़ हैं उसको तीन ब्रॉड हेड्स में भी बांट दिया गया है। वो कौन कौन से हैं वो ये देख लेते हैं। इसमें हम करेंगे क्या, पहला काम जो है हम करेंगे मतलब देखो प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी को बढ़ा देंगे। हमें हमारी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो है इंफ्रास्ट्रक्चर की और पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट की। देखिए फिशरीज तो कर ली, मछली पकड़ ली, और उसके बाद जो है हम क्या करेंगे, उसको कितने दिनों तक साथ में रख सकते हैं, नहीं तो भाई वो तो लिविंग क्रिएचर है, कुछ टाइम के बाद जो है वो सड़ जाएगा। तो उसको पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, तो हमारी गवर्नमेंट जो है इस पर काम करेगी। तीसरी बात जो है फिशरीज मैनेजमेंट और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क भी जो है इसमें किया जाएगा। इसका फंडिंग पैटर्न क्या रहेगा, इस तरह से रहेगा। जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम है उसको मैंने बताया था आपको दो भागों में बांट दिया गया है। देखिए पहला तो है जो डायरेक्ट बेनिफिशियरीज हैं उनको, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, 100% फंडिंग करती है। ठीक है, जो डायरेक्ट बेनिफिशियरी है उसमें जो है मतलब इसमें जो है इंडिविजुअल या ग्रुप शामिल नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है 100% फंडिंग करती है। इनडायरेक्ट जो बेनिफिशियरीज है हमने यहाँ देखा था ना, जो नॉन बेनिफिशियरीज ओरिएंटेड है जहाँ पे इंडिविजुअल या ग्रुप को बेनिफिट नहीं मिल रहा है, वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट जो है 100% फंडिंग करेगी। लेकिन जहाँ पे इंडिविजुअल को डायरेक्ट बेनिफिट मिलता है, इंडिविजुअल को या ग्रुप को, अगर वो कोई भी प्रोजेक्ट सेटअप करते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, उसमें कुछ शेयर करेगी। जैसे मैंने आपको ये बताया था सेंट्रल सेक्टर स्कीम में क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट ही इंप्लीमेंटिंग एजेंसी होती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की एक एजेंसी है नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड, ये इसको इंप्लीमेंट करेगा। ठीक है, और इसमें सेंट्रल असिस्टेंस क्या रहेगी, 40% रहेगी। जो जनरल कैटेगरी के पर्सन होंगे, जो भी पर्सन जो है जनरल कैटेगरी के होंगे, जो प्रोजेक्ट लगाएंगे या यूनिट लगाएंगे, उसकी कॉस्ट का 40% जो है सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी तरफ से मदद करेगी, और 60% करेगी SC ST या वुमेन कैटेगरी के लोगों की। ठीक है, और जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है उसको भी दो भागों में बांटा गया है। पहले है नॉन बेनिफिशियरीज ओरिएंटेड, इसके सब कंपोनेंट या एक्टिविटीज जो है इसमें क्या होगा, ये स्पॉन्सर्ड स्कीम है। स्पॉन्सर्ड स्कीम में मतलब स्टेट गवर्नमेंट इंप्लीमेंटिंग एजेंसी होती है, स्टेट या यूटी की गवर्नमेंट। इसमें एंटायर जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में जो है वो शेयर कर दी जाती है। इसमें किस तरह से इसका पैटर्न होता है, वो इस तरह से होता है कि नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट्स हैं, जैसे इसमें 8 स्टेट्स आते हैं, 7 जो है सिस्टर स्टेट्स और 1 जो है वो सिक्किम। इसमें 8 स्टेट्स जो है ये हो गए और 3 हिमालयन स्टेट्स आते हैं, जिसमें हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, और JNK का जो अब जो है यूटी है वो स्टेट्स आते हैं। इसमें 90% जो है सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, 10% स्टेट गवर्नमेंट देती है, और बाकी जो स्टेट्स बचते हैं उसमें 60% सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और 40% स्टेट गवर्नमेंट का शेयर रहेगा। जो यूटीज हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, उसमें लेजिस्लेचर जहां पर है और जहां पर लेजिस्लेचर नहीं है वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट का 100% शेयर रहेगा। ये तो हमने बात करी नॉन बेनिफिशियरीज ओरिएंटेड की। ठीक है, यहाँ पे जब हम बात करते हैं बेनिफिशियरीज ओरिएंटेड की, इसमें भी वही रहेगा, जिनको डायरेक्ट बेनिफिट मिल रहा है, चाहे वो इंडिविजुअल है या ग्रुप है। ठीक है, उनमें हमने वही चीज देख रहे हैं कि जो इसको जो इम्प्लीमेंटेड किया जाएगा वो किया जाएगा स्टेट और यूटी के द्वारा, क्योंकि ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड में सेंट्रल गवर्नमेंट स्पॉन्सर करती है, खुद इंप्लीमेंटिंग एजेंसी नहीं होती है।
इसमें फाइनेंशियल असिस्टेंस जो रहेगी सेंट्रल और स्टेट की गवर्नमेंट को दोनों को मिला करके वो 40% जो है जनरल कैटेगरी के जो पर्सन के लिए रहेगी, जो भी प्रोजेक्ट लगाएंगे, यूनिट लगाएंगे, और 60% जो है वो रहेगी SC ST या वुमेन कैटेगरी की। ठीक है, इसमें ये बात कही गई है कि इसकी कॉस्ट जो है 40% से ज़्यादा नहीं होगी और यहाँ पे 60% से ज़्यादा नहीं होगी। 40% जो है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट जो है उसमें 60-40 का रेशो रहेगा, जो भी रहेगा, और इसमें भी 60 में भी वही सेंट्रल गवर्नमेंट का भी 60-40 का रेशो रहेगा। और जो गवर्नमेंट की फाइनेंशियल असिस्टेंस है सेंटर और स्टेट के बीच में, हमने अभी बात करी थी ना, यहाँ पर जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, अदर स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज, वहाँ पर ये सेम रहेंगी। ठीक है, इसके बेनिफिट्स क्या होंगे वो थोड़ा सा जान लेते हैं। पहली बात है, जो क्रिटिकल गैप्स हैं उनको एड्रेस किया जाएगा, और जो भी फिशी सेक्टर्स या इससे जो जुड़े हुए सेक्टर्स हैं उनके उसमें जो भी गैप्स हैं, और इसमें फिश प्रोडक्शन को बढ़ाया जाएगा। हमारी गवर्नमेंट ये चाहती है 22 मिलियन मेट्रिक टन जो है 2024-25 तक इसका प्रोडक्शन बढ़ाया जाए। इसके लिए हमें क्या चाहिए, 2024-25 तक करीब करीब सस्टेन ग्रोथ चाहिए 9% की, तो इसमें ये करने का हमारा लक्ष्य है। और इम्प्रूव की जाएगी जो सर्टिफाइड फिश जो क्वालिटी फिश सीड है और फीड है। देखिए जो फिश इंडस्ट्री से जुड़े हुए जो लोग हैं, जहाँ पर वो फिश की हैचिंग करते हैं, तो उसमें ना फिश को कुछ जो है चीज़ें खिलानी जो पड़ती है ना, उसको फिश सीड कहते हैं। तो उनको जो है सर्टिफाइड क्वालिटी उस पर मिलेगी इसमें, और इस चीज़ का मैनेजमेंट किया जाएगा। और क्रिएशन किया जाएगा क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का, जैसे मॉडर्नाइजेशन की जाएगी, स्ट्रेंथनिंग की जाएगी वैल्यू चेन की, और पोस्ट हार्वेस्टिंग मैनेजमेंट पे ध्यान दिया जाएगा। डायरेक्ट जो है एम्प्लॉयमेंट, इससे अपॉर्चुनिटीज जनरेट होंगी, उस बारे में हम बात कर चुके हैं। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो एम्प्लॉयमेंट है वो जनरेशन होती ही है। इन्वेस्टमेंट जो है फिशिंग सेक्टर में वो बढ़ जाएगा, साथ साथ में कॉम्पिटिटिवनेस भी बढ़ेगी, जिससे कि फिश प्रोडक्ट्स जो है मार्केट में नए देखने को मिलेंगे। फार्मर्स की इनकम बढ़ सकती है, इसमें 2024 तक फार्मर की इनकम को डबल करने का उद्देश्य है। सोशल, फिजिकल और इकोनॉमिक सिक्योरिटी जो है फिश और फिश वर्कर्स की बढ़ जाएगी। आई होप हमने ये काफ़ी अच्छे से डिस्कस करा है। आई होप आपको जो है समझ आया हो। अगर आपके कोई डाउट्स हो तो ज़रूर बताएं, और प्लीज़ हमारे चैनल स्टडी बडीज़ को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।